बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के 13th वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कंसेप्ट को समझने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिन पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एक प्लेट को हम ए का नाम दे देते हैं और एक प्लेट को हम बी का नाम दे देते हैं। प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं जैसे कि फिगर के अंदर इंडिकेटेड है, और प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं जैसे कि फिगर के अंदर इंडिकेटेड है। ठीक है। नेगेटिव प्लेट को लोअर पोटेंशियल भी कहा जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट को हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है। तो लेट से जो पोटेंशियल है प्लेट ए का, इसको हम वी ए कह देते हैं, यानी वी ए वो पोटेंशियल है जो प्लेट ए का है और वी बी वो पोटेंशियल है जो प्लेट बी का है। ठीक है। डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल है, डेफिनेटली ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। अब इसके दरमियान एक चार्ज पार्टिकल प्लेस कर देते हैं। लेट से ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी मैग्नीट्यूड है Q। ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी F इज इक्वल टू QE। ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से है? ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक डेफिनेशन से आपके पास है। F इज इक्वल टू QE, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक जो आपके पास डेफिनेशन है वहाँ से ये रिलेशन आ जाता है। तो ये फोर्स ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील करेगा। अब ये इक्वेशन हमें ये बात भी बताती है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। तो डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट कर दी है। तो चार्ज पार्टिकल खुद ब खुद लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे प्लेस करना चाहें तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर करके इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक प्लेस करेंगे, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है। और वर्क पर यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। ठीक है। वर्क पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी और वो एनर्जी जो ये गेन करेगा, ठीक है, ड्यू टू वर्क डन, वो जो एनर्जी का चेंज होगा वो एनर्जी चेंज इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को आप प्लेट बी पे जाके रिलीज कर दें तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्पॉन्टेनियसली मूव करता हुआ लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, यानी हायर पोटेंशियल से मूव करता हुआ ये कहाँ पे आएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। अब जब ये चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर्ड थी, वो पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी ड्यू टू इट्स मूवमेंट। ठीक है। मोशन की वजह से वही जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती जाएगी। ठीक है। क्या कहा मैंने? रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ए प्लेट से उठा के बी प्लेट तक ले जाएं, लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे ले जाएं, तो जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब पार्टिकल को, इसी पॉजिटिव पार्टिकल को हायर पोटेंशियल पे रिलीज किया जाए तो ये खुद ब खुद लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता आएगा और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती जाएगी। ठीक है।
याद रखिएगा कि मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है कि जब आप इसको नेगेटिव प्लेट से उठा के पॉजिटिव प्लेट तक ले जाएं तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप इसको मूव करवाएं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद ये है कि इस पे नेट फोर्स ना लगे। नेट फोर्स से मुराद कि जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है इतनी आप ऊपर लगा दें तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करा के छोड़ दें तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके लोअर से उठा के हायर पे ले जाएं तो जो वर्क डन करेंगे वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हायर से जब ये लोअर की तरफ आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे भी राइट किया कि व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, लेट्स से दिस वन q, moves from point A with potential VA to point B with potential VB, keeping the electrostatic equilibrium, then change in potential energy of the particle is equal to Q into del V, यानी VB माइनस VA। जब आप इसको VA से उठा के A प्लेट से उठा के B प्लेट तक ले जाएंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी Q डेल V के, ठीक है। ये कहाँ से रिलेशन आया? ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन से ये रिलेशन आया, जहाँ पे आप राइट करते थे कि V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से आप W को सेपरेट कर लेते हैं, W इज इक्वल टू QV है, तो आपके पास ये Q है और ये बेसिकली V ही है। V यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा रहे हैं तो ये डेल V की फॉर्म में आपने इसको राइट किया हुआ है, ठीक है। तो VB माइनस VA, ग्रेटर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पोटेंशियल, इसको आप राइट कर देंगे Q मल्टीप्लाई बाय डेल V, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। आपने पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे प्लेस किया और हायर पोटेंशियल पे आपने जब इसको प्लेस करके जो ही रिलीज करेंगे, रिलीज से मुराद क्या है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देना है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगनी है उसको हटा देना है, ठीक है। तो देखें आपके पास ये फिगर है साइड पे, जब आप इसको हायर पोटेंशियल पे ले जाके जो ही रिलीज करेंगे तो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या होगी? यहाँ से वैनिश होगी, सिर्फ एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ फिगर के अंदर देख लें, एक ही फोर्स लग रही है कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर वाली फोर्स को क्या कर देते हैं? वैनिश कर देते हैं, तो हायर पोटेंशियल पे ले जाके इसको क्या कर देना? छोड़ देना। वहाँ पे ये पार्टिकल क्या करेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा, खुद ब खुद लोअर पोटेंशियल की तरफ वापस ट्रेवल करता आएगा, और जब लोअर पोटेंशियल की तरफ आता जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस प्रोड्यूस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा? गेन प्रोड्यूस होता जाएगा। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी ये थी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो यही पॉइंट है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऊपर वाली फोर्स आपने क्या कर दी? यहाँ से खत्म कर दी, ठीक है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। फिर क्या हो जाएगा? एक ही फोर्स नीचे की तरफ लगी रहेगी, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये नीचे मूव करेगा। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू डेल V, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्ज कर लेते हैं अगर आपके पास क्या हो कि एक ऐसा चार्ज हो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 इलेक्ट्रॉन जितनी, ठीक है, एक ऐसा चार्ज हो जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1 इलेक्ट्रॉन जितनी।
ठीक है, अब हम अपनी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल हो जिसकी मैग्नीट्यूड हो 1 इलेक्ट्रॉन जितनी, एक इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम के बराबर। ठीक है, अगर इतना एक चार्ज पार्टिकल होता, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसको आप हायर पोटेंशियल से रिलीज करते हो, लोअर पोटेंशियल तक वो ट्रेवल करता। लेट से पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्टेज का, मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन मैंने क्या लगाई, मैंने चार्ज पार्टिकल को एज्यूम कर लिया कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जितना होता, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता 1 वोल्टेज का, तो देखो क्यू की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन राइट किया, डेल वी की जगह पे 1 वी राइट किया, यानी 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कर रहा है। तो अगर वो 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे फॉल करे, जितनी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी इन फैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह सकते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल, मैं नेगेटिव पॉजिटिव की कंडीशन नहीं लगा रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसकी मैग्नीट्यूड हो 1 इलेक्ट्रॉन जितनी, वो एक वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करे, ठीक है, एक वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करे, तो जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होगी वो इनफैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बुक पे शायद इस तरह की वर्डिंग हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज एक वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करेगा, तो जितने काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज अगर वो एक वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करता है, अगर वो लोअर से हायर पे जाएगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। अगर वो हायर से लोअर पे आएगा तो उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज एक वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करे, तो जितनी एनर्जी वो काइनेटिक गेन करेगा या जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा, ठीक है, जितनी एनर्जी वो गेन या लॉस कर रहा है वो एनर्जी इनफैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद औकात एक और चीज़ आती है, यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है कि शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल। अच्छा, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, उसको वोल्ट के अंदर राइट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपके पास किस चीज़ की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल के। इसका मतलब है ये बहुत ही स्मॉलर यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम एनर्जी की छोटी वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। देखेंगे, इफ़ द चार्ज is free to move along the direction of field, it will acquire the kinetic energy. ओके, जैसे हमने ऊपर वाली फिगर में ट्रीट किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये गेन बात हमने रिपीट कर दी। ठीक है, फिर से वही बात लिखी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। डेल जो आपके पास था क्यू डेल वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही चीज़ की क्यू की जगह हमने लेट किया एक ऐसा आपके पास चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है 1 इलेक्ट्रॉन के और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्टेज का।
तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो बातें सारी सेम आ गई जो कि हमने यहाँ तक प्रूव कर ली थी। फ़र्क ये है कि देखो आपके पास क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़ रखा हमने, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की जगह वैल्यू है ये डाल दिया आपने 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। ओके, और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्टेज की, तो 1 वोल्टेज आपने एज इट इज़ राइट किया, वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम वोल्ट। ठीक है, और कूलम वोल्ट बराबर होता है किसके, जूल के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ से आया, कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल। आपके पास फिर से अगर डेफिनेशन पे आ जाएं तो V इज इक्वल टू W/Q होता है। यहाँ से आप W निकाल लें, W आ जाएगा Q V के इक्वल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आप कह सकते हैं कूलम वोल्ट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ वर्क विच इज इक्वल टू जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ गया, 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल के। इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल है 12.4 स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स falls through a potential difference of 3 volts. Calculate the energy acquired by it. कहता है पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन जितना। कहता है ये जितने पोटेंशियल पे फॉल करता है ये है 3 वोल्टेज का। डेल वी आपको दे दिया है 3 वोल्टेज का। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, ये कितनी एनर्जी हासिल करेगा। ठीक है, एनर्जी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। डेफिनेटली अगर ये चार्ज पार्टिकल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पे फॉल करता है, तो ये जो एनर्जी एक्वायर करेगा ये काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी। ठीक है, यानी हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास है के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। इस जगह पे आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वर्क डन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये एनर्जी काइनेटिक के तौर पे अपीयर होगी, तो हम लिख देते हैं के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। ठीक है, क्यू आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और चेंज इन पोटेंशियल है 3 वोल्टेज की। 3 2 टाइम कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ है, वोल्ट एज इट इज़ है। यहाँ पे मैंने चार्ज को SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते तो आपके पास यहाँ पे SI यूनिट के अंदर ही वैल्यू आती है, और जब SI यूनिट के अंदर आपके पास वैल्यू आती आप उसमें भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करें, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस मेथड से निकालना है तो डायरेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वैल्यू आ गई। अगर SI यूनिट के अंदर आपने यहाँ से वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे वैल्यू लिख लेनी है 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल। तो इसको इक्वल टू कीजिएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल। तो आपके पास ये सारी जो आपके पास वैल्यू है ये SI यूनिट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, टॉपिक पे जाएंगे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्लासेस के अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस को पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर के फर्स्ट 1 टॉपिक में आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम आज के इस टॉपिक में कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन में चलेंगे। एक साइड हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस को, एक साइड पे हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस को ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइज बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्जेस के दरमियान लाई करती हैं। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं
ये मैसिव बॉडीज़ के दरमियान लाई करती हैं। ओके, पहला डिफरेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्जेस के दरमियान लाई करती हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं ये डिफरेंट मैसिव बॉडीज़ के दरमियान लाई करती हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के मुताबिक ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस but inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, the Coulomb law can be written as F equal to K Q1 Q2 by R square. जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है न्यूटन, और इसका जो फेमस लॉ है, इस लॉ को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू विच the force of attraction between the massive bodies is directly proportional to the product of magnitude of masses but inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, mathematically it can be written as F equal to G m1 m2 by R square. तो ये आ गई आपके पास कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट भी बता दी, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख ली, इसकी स्टेटमेंट भी बता दी और मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख ली। अब यहीं से देखें कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कोई भी चीज़ जो R के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड हो उसको कहते हैं कि इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, इसी तरह से अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि दिस फोर्स आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये चार्जेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर रखते हों तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स लाई करती है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। जबकि दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर रखती है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी। तो ये डिपेंड करती है चार्जेस की नेचर के ऊपर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेचर के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। दो मैसिव बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा नेचर में क्या होती हैं, ये हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होती हैं, रिपल्सिव नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th वन, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। अब वहाँ पे जो K था, K इज अ कॉलम्स कांस्टेंट, और कॉलम्स कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। ये वैल्यू बहुत लार्ज है। इसका मतलब है कि कॉलम फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। कॉलम फोर्स जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर है। तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू इतनी स्मॉल है कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको बाज़ औक़ात अगर इग्नोर कर दें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी इग्नोर कर देते हैं।
तो डेली लाइफ के अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फील तक भी नहीं करते। ए की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें, F इक्वल टू 1/4πε0, मीडियम के प्रेजेंस में एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, Q1 Q2/r² है, तो ये मीडियम का पैरामीटर मौजूद है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। और इनफैक्ट हमने देखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, और इनफैक्ट हमने देखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम द कॉलम फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं ये मीडियम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं 7th वन पॉइंट की तरफ। 7th वन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स in which work done is independent from path followed। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाना है, आप एक पाथ से उसको ले जाएं, आप दूसरे पाथ से उसको ले जाएं, आप कोई और पाथ ले लें, ठीक है, कोई भी पाथ आप ले लें, वर्क डन पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसी जो फोर्स होगी, ऐसी फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी आपके पास क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप शील्ड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने देखा कि अगर चार्जेस एक शेल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब है एक स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो अंदर वाला रीजन शील्ड आउट हो जाता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज शेल। शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हुई तो फिर फोर्स भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको शील्ड आउट कर सकते हैं आप। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड, इसको शील्ड आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज स्मॉल होती है। दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के करीब करीब रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर डिस्टेंस पे ले जाएं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस तक एक्ट करती हैं। ठीक है, इवन के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये प्लैनेट्स तक भी एक्ट करती हैं। लास्ट प्लैनेट जो है, कभी हम उसको प्लैनेट ट्रीट करते हैं, कभी नहीं ट्रीट करते हैं। प्लूटो तक भी एक्ट करती है, उससे आगे भी जाती है। तो रेंजेस तकरीबन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है इसको हम इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज स्मॉल होती है। लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के तौर पे असाइन किया था और ये भी कहा था कि अगले लेक्चर में हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। 12.9 है, स्टेटमेंट है अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। लेट से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5000 न्यूटन पर कूलम। इसमें एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, प्रोटॉन को मैं P के साथ इंडिकेट कर देता हूँ। कहता है डायरेक्टेड राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A to B। कहता है यहाँ से यहाँ तक, A से लेके B तक ये 10 सेंटीमीटर क्या करता है? मूव करता है। पहली बात कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्या करना आपने? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ कैलकुलेट करता जाऊंगा। दो चीज़ें आपको गिवन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 5000 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर कर देते हैं इसको,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज़ कहता है पोटेंशियल, तो रिलेशन लगाएंगे, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डी, या डेल V बाई डेल R भी लिख सकते हैं। यहाँ पे D दिया हुआ है डिस्टेंस, तो इसलिए D लिख दिया। डेल V निकाल लें तो माइनस ET आ जाएगा। E की वैल्यू है 5000 पुट कर दे, D की वैल्यू है 0.1, यह आ जाएगा माइनस 500 वोल्ट आ जाएगा। The negative sign shows that potential decreases in the direction of electric field. साइन शो कर रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करते जाएं तो पोटेंशियल डिक्रीज करती जाएगी। दूसरी बात पूछता है वर्क डन बाय द फील्ड कितना वर्क डन करेगी। W इज इक्वल टू Q डेल V से कैलकुलेट कर लेंगे। Q आपके पास है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है। डेल V 500 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो आपके पास क्या होगा, यह आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये माइनस साइन नहीं लेंगे, ये डेल वी माइनस साइन जस्ट डिक्रीज को शो कर रहे हैं, तो डेल वी आप कितना पुट करेंगे 500, तो ये वर्क डन होगा। अच्छा, जितना वर्क डन होगा, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, इसका मतलब है इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज के लिए माइनस साइन लगाएंगे, लॉस के लिए। साथ कहता था काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा, तो जितनी पोटेंशियल में लॉस प्रोड्यूस होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा। और उससे अगली बात इसने पूछी है कि वेलोसिटी कितनी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। 2 इस तरफ लाके मल्टीप्लाई 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी, मैस इस तरफ लाके डिवाइड, इधर डिवाइड कर लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट भी आ जाएगा, रूट भी लगा दिया। अब 2 एज इट इज़ काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वो इलेक्ट्रॉन की जगह वैल्यू डालनी है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई क्या होगा मैस। ये मैस कितना है एक प्रोटॉन का, याद रखिएगा 1.673 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता है। इसका रूट लेंगे तो यह आ जाएगा 3.097 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो देखिएगा मज़ीद इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं, आपको किसी एग्जाम्पल में मिलते हैं, आपको कहीं साइट इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।